हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायर टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 22। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इससे पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा और फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, ये दोनों ही पेपर के यूपीएच आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर भी इन सारे वीडियोज़ की लिंक अवेलेबल है बीएड क्लासेस के नाम से। तो दोस्तों, आपको जहां से भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण के चरणों की व्याख्या आज हम देखेंगे। इसके पहले हमने सूक्ष्म शिक्षण और उसके चक्र के विषय में देखा था। आज हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के चरणों की व्याख्या। ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें सूक्ष्म शिक्षण के चरणों की व्याख्या पूछी गई थी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण या सोपान होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे चरण पूछे या सोपान पूछे तो दोनों एक ही है। आप कुछ भी चरण या सोपान कुछ भी करके पूछे, आप उसका आंसर यही लिखिएगा। तो दोस्तों, इसमें आपका पहला पॉइंट है अभिविन्यास। सूक्ष्म शिक्षण के प्रथम पद या सोपानों में छात्राध्यापकों को सूक्ष्म शिक्षण एवं प्रयोग विधि का सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना। इसमें छात्राध्यापकों या प्रशिक्षणार्थियों के बीच सूक्ष्म शिक्षण के संप्रत्यय एवं अर्थ, उनके घटक, विशेषताओं, गुण एवं दोषों पर सैद्धांतिक परिचर्चा की जाती है। तो दोस्तों, अभिविन्यास में क्या रहता है? अभिविन्यास में छात्रों को सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित जो भी सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है या फिर संप्रत्यय या परिभाषा या सूक्ष्म शिक्षण के घटक, विशेषताएं, गुण, दोष और उनके सैद्धांतिक परिचर्चा के विषय में अभिविन्यास में देखा जाता है। इनका जो पहला सोपान है उसमें तो सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित छात्रों को बताया जाता है सूक्ष्म शिक्षण क्या है, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, उसके दोष क्या हैं। इन सब विषय में अभिविन्यास में छात्रों को बताया जाता है। छात्रों को क्या मतलब, यहाँ पे जो भी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको इसके विषय में बताया जाता है अभिविन्यास के अंतर्गत। अब यहाँ पर हम देखेंगे आपका 2 पॉइंट है शिक्षण कौशलों की चर्चा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे दूसरे पॉइंट में शिक्षण कौशलों की चर्चा। इस सोपान में शिक्षक छात्राध्यापकों को शिक्षण कौशलों के बारे में विस्तृत चर्चा करता है तथा उनके पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक आधारों तथा कौशल के घटकों के विषय में विवेचना करता है। तो दोस्तों, दूसरे पॉइंट पर दूसरा सोपान क्या कह रहा है कि जो शिक्षण कौशल होते हैं उसके विषय में चर्चा की जाती है कि किस तरह से अलग अलग शिक्षण कौशल का प्रयोग करके हम अपने शिक्षण कार्य को करते हैं। एक तरह से शिक्षक जो भी छात्राध्यापक छात्राध्यापिका हैं उन्हें शिक्षण कौशल से अवगत कराता है कि अलग अलग शिक्षण कौशलों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और उनके पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक आधार क्या है और उनके कौशलों के जो भी घटक हैं उसके विषय में वो विवेचना करता है। अलग अलग शिक्षण कौशल के कह सकते हैं अलग अलग घटक भी होते हैं, उन्हीं घटकों का ध्यान रख करके ही शिक्षण कौशल का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट देख लिए। अभिविन्यास में जो भी सूक्ष्म शिक्षण है उसके पद, सोपान और जो भी उसके अर्थ है, विशेषताएं और गुण और दोष हैं उसके विषय में बताया जाता है। और शिक्षण कौशल की चर्चा दूसरे पॉइंट पर हमने देख ली, जिसमें अलग अलग शिक्षण कौशलों के विषय में बताया जाता है, चर्चा की जाती है विस्तार से और उनके पीछे जो भी छिपे मनोवैज्ञानिक आधार हैं तथा कौशल के जो भी घटक हैं उसके विषय में बताया जाता है। इस तरह से हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। इस सोपान में छात्राध्यापकों के समक्ष शिक्षण कौशल का अभ्यास कराने के लिए एक आदर्श पाठ प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षक तथा छात्राध्यापक मिलकर प्रस्तुत पाठ का विश्लेषण करके इसके कमियों और विशेषताओं पर विचार विमर्श करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितने सटीक ढंग से बताया गया है कि जो भी आदर्श पाठ होता है, एक आदर्श पाठ प्रस्तुत किया जाता है जिसमें इस सोपान में जो भी छात्राध्यापक के समक्ष शिक्षण कौशल का अभ्यास कराने के लिए शिक्षक के माध्यम से आदर्श पाठ प्रस्तुत किया जाता है और उस आदर्श पाठ
का विश्लेषण किया जाता है और उनमें जो भी कमियां और विशेषताएं होती हैं और उनकी जो भी उस पर विचार विमर्श किया जाता है। तो छात्र यहाँ पर एक शिक्षक आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण कर कर अपने छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं को ये बताने का प्रयत्न करता है कि किस तरह से शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है, और साथ ही जो आदर्श पाठ है उसको प्रस्तुत करके उसमें जो भी उसकी विशेषताएं हैं, उनमें जो भी कमियां हैं, एक तरह से उन पर विचार विमर्श करता है अपने छात्राध्यापकों और छात्राध्यापिकाओं के साथ बैठकर। एक शिक्षक अपने छात्रों को शिक्षण में निपुणता पाने के लिए उनमें जो भी स्किल है, एक तरह से जो भी कुशलता होनी चाहिए, उसका निर्माण करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों 3 पॉइंट हमने देख लिए हैं। अब हम यहाँ देखते हैं नंबर 4 पॉइंट पर है पाठ निरीक्षण एवं समालोचना। 4 पॉइंट है आदर्श पाठ के प्रदर्शन का निरीक्षण एवं समालोचना करने की विधि छात्राध्यापकों को विस्तृत रूप से इस सोपान में बताई जाती है। पाठ की समालोचना करने के लिए प्रत्येक छात्राध्यापक को अलग अलग निरीक्षण प्रपत्र दिए जाते हैं। छात्राध्यापकों को समुचित उपयोग करने की विधि भी बताई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें पाठ निरीक्षण और समालोचना। तो दोस्तों आपको माइक्रो टीचिंग के माध्यम से ये बताने का प्रयत्न किया जाता है कि जो भी पाठ प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें क्या क्या कमियां आती हैं और किस तरह से उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, किस तरह से कहाँ पे जो विषय पढ़ाया जा रहा है उस विषय में कौन सा शिक्षण विधि यूज हो रही है, उस शिक्षण विधि के कौन कौन से आवश्यक यहाँ पर हम देखें जिन शिक्षण कौशलों का उपयोग किया जा रहा है उसके जो भी महत्वपूर्ण घटक होते हैं उन घटकों का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगर श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग किया जा रहा है तो श्यामपट्ट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस तरह से यूज हो रहा है, क्या श्यामपट्ट पर लिखे हुए लेख स्पष्ट और सुंदर दिख रहे हैं कि नहीं। यही छोटी छोटी कमियां ही छात्रों को ऑब्जर्व करना सिखाया जाता है। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर पाठ निरीक्षक एवं समालोचना के माध्यम से छात्राध्यापक को अलग अलग निरीक्षण प्रपत्र दिए जाते हैं जिसमें छात्राध्यापकों को समुचित उपयोग करने की विधि भी बताई जाती है। तो एक तरह से यहाँ पर शिक्षक के निर्देशन में छात्राध्यापक छात्राध्यापिका अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होते हैं और उन प्रशिक्षण के माध्यम से वो पाठ्य योजना को एक तरह से जो भी पाठ्य योजनाएं होती हैं उनमें कौन सा शिक्षण कौशल प्रयोग करना, उसके घटक क्या हैं, एक तरह से एक एक बारीकी को वहाँ पर उन्हें नोटिस करने के लिए कहा जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 5 पर है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार करना। इस सोपान में शिक्षक छात्राध्यापकों को सूक्ष्म पाठ योजना बनाने के लिए समय देता है और आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत रूप से ये उनकी सहायता भी करता है। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार करना, इसके पहले जब हम लोग सूक्ष्म शिक्षण पढ़ रहे थे तो सूक्ष्म शिक्षण में हमने आपको बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण में किस तरह से कार्य करना होता है, सूक्ष्म शिक्षण में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। और इसमें शिक्षक के माध्यम से छात्राध्यापकों को निर्देश दिया जाता है कि वो पाठ योजना बनाएं और आवश्यकता अनुसार वो व्यक्तिगत रूप से भी उनकी सहायता करता है। तो एक तरह से यहाँ पर हमने 5 पॉइंट देख लिए हैं। अब हम देखते हैं नंबर 6 में है शिक्षण सत्र। तो दोस्तों इसमें सूक्ष्म शिक्षण के चरण में सबसे पहला पॉइंट क्या था, अभिविन्यास, जिसमें उन्हें सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं, गुण और उनके घटक के विषय में जानना था। अभिविन्यास सबसे पहला पॉइंट यही होता है सूक्ष्म शिक्षण के घटक में। दूसरा क्या था, शिक्षण कौशलों का चर्चा, और तीसरा है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, चौथा है पाठ निरीक्षण एवं समालोचना, और 5वें में सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार करना बताया जाता है। और नंबर 6 में शिक्षण सत्र होता है। तो नंबर 6 अब हम देख रहे हैं। तो इस सोपान के अंतर्गत छात्राध्यापक 5 से लेकर 10 छात्राध्यापकों की कक्षा में अपने तैयार सूक्ष्म पाठ को 6 मिनट पढ़ाता है। तो दोस्तों 6 मिनट से अधिक भी हो सकता है, जैसे कभी कभी जो वहाँ पे तो आपके छात्राध्यापक छात्राध्यापिका सम्मुख बैठे हैं लेकिन वो एज ए स्टूडेंट रहेंगे, वो आप उनसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, वो आप उनको पूर्व ज्ञान तक ले जाने की कोशिश, पूर्व ज्ञान से लेकर के
नवीन ज्ञान तक जोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो वो कभी कभी उत्तर जानते हुए भी उत्तर नहीं देते हैं। तो जिस तरह से एक छात्र जिस तरह से रिएक्ट करते हैं अपने शिक्षकों के सम्मुख, वहाँ पर वो छात्राध्यापक छात्राध्यापिका भी आपके सम्मुख वैसा ही रिएक्ट करेंगे। तो एक तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका जो समूह है जिसमें 5 से 10 छात्राध्यापक हैं और आप हैं, कभी कभी आपका ऑब्जर्वेशन शिक्षक भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर एक ही शिक्षक है तो उन्हें अलग अलग जो ग्रुप समूह बना के रखा उन्होंने, अलग अलग समूहों में माइक्रो टीचिंग का कार्य जारी रहता है। तो उसमें क्या होता है, वो शिक्षक जो होते हैं वो हर समूह में निगरानी करते रहते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो छात्राध्यापक ही करते हैं। तो पर्यवेक्षण का कार्य शिक्षक, प्रशिक्षक, सहपाठी, छात्राध्यापक दोनों के साथ निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों जहाँ तक अगर हम प्रैक्टिकली अपने जब हम लोग माइक्रो टीचिंग कर रहे थे उस समय की बात बताएं तो वहाँ पर यही देखा हमने कि हमारे जो शिक्षक होते थे वो भी निगरानी करते थे। ऐसा नहीं कि वो ऑब्जर्व नहीं करते थे, लेकिन साथ ही जो हमारे सहपाठी की कह सकते हैं, जो छात्राध्यापक छात्राध्यापिका थी वो लोग भी ऑब्जर्व करते थे और शिक्षक के निर्देशानुसार जिस तरह से शिक्षक ने बताया था ऑब्जर्व करना, किसी भी अगर जो भी शिक्षण कौशल है उस शिक्षण कौशल के जो घटक हैं उसी के अकॉर्डिंग ही ऑब्जर्व करना होता था। जैसे हमने आपको बताया कि श्यामपट्ट कौशल, अगर हम श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करके शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें श्यामपट्ट का प्रयोग करना अनिवार्य होता था और उसमें श्यामपट्ट से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जैसे सुंदर लेख और स्पष्ट लेख, और इसके अलावा जहाँ पे आप श्यामपट्ट का प्रयोग कर चुके हैं उस लेख को आपको मिटा देना, ये नहीं कि आपका लेख वैसे ही पड़ा रहे। तो ये सारी छोटी छोटी कमियां आपकी देखी जाती थी। तो दोस्तों ये है आपका शिक्षण सत्र जिसमें एक पर्यवेक्षक के माध्यम से जो छात्राध्यापक होते हैं वो अपने छात्राध्यापकों के सम्मुख या फिर शिक्षकों के सम्मुख शिक्षण कार्य करते हैं 5 से 10 मिनट का, जिसमें वो केवल जो पाठ योजना होती है उसमें प्रस्तावना, एक तरह से कह सकते हैं हम, जो भी पाठ वस्तु है उसका जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है केवल नाम तक उनको पढ़ाना होता था। जैसे कि अगर आप बात करें आपको हमारा विद्यालय पढ़ाना है तो आप हमारा विद्यालय तक टॉपिक को लाने के लिए जो उसके पहले पूर्व ज्ञान है बालक के से उससे क्वेश्चन पुटअप करना है कि हम शिक्षा कहाँ प्राप्त करते हैं या फिर हमें घर में कौन पढ़ाता है, इसके अलावा हम कहाँ कहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग तरह के आपको उत्तर मिलेंगे। तो इस तरह से कोई ना बच्चा, कोई ना कोई छात्र जो होगा वो विद्यालय बताएगा, तो उस तरह से हम अपने विद्यालय के टॉपिक पर पहुँचते हैं। तो एक तरह से वहाँ पर बस आपको अपने टॉपिक तक पहुँचना होता है। इस तरह से शिक्षण कार्य होता है। तो दोस्तों ये हो गया शिक्षण कार्य। अब इस शिक्षण कार्य में जो भी आपने 6 मिनट की आपने टीचिंग की उसमें जो भी कमियां होंगी वो आपके जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके छात्राध्यापक या फिर कह सकते हैं जो भी शिक्षक हैं वो आपको बताएंगे आपकी क्या क्या कमियां हुई, आपने कितना तेज से बोला, आपने कितना धीरे बोला, आपने चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया। ये सारी चीज़ें आपको एक तरह से वहाँ पे आपको सुनने को मिलेंगी या फिर आपका जो भी चीज़ें रहेंगी जिस लेसन प्लान के माध्यम से आप पढ़ा रहे थे, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के माध्यम से, वो पाठ्य योजना जो आपके छात्राध्यापक या फिर शिक्षक हैं उनके सम्मुख वो चीज़ें रखी रहती हैं। तो वो उसमें कमेंट के माध्यम से उस कॉपी जो आपने बना रखी है उसमें वो लिखते रहते हैं। एक तरह से जो भी कमियां दिखती हैं तो वही सारी कमियां आप बाद में फिर से जब आप माइक्रो टीचिंग करोगे फिर से आप उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करोगे। क्लियर। अब हम चलते हैं यहाँ पर हो गया आपका 6 पॉइंट। यहाँ पर हम देखेंगे 7 पॉइंट पृष्ठ पोषण। तो दोस्तों यहाँ पर हम पृष्ठ पोषण की बात करें तो यहाँ पर पृष्ठ पोषण एक शिक्षक के माध्यम से छात्राध्यापकों को या फिर हम बोलें जो भी छात्राध्यापक छात्राध्यापिका आपका ऑब्जर्वेशन कर रहे थे वो आपको फीडबैक पृष्ठ पोषण देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले पढ़ लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के शिक्षण तथा पुनः शिक्षण काल के बाद शिक्षक प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। प्रतिपुष्टि के लिए
सामान्य रूप से 6 मिनट का समय दिया जाता है। यह प्रतिपुष्टि प्रदर्शन पाठ निश्चित निर्धारित शिक्षण कौशल के संदर्भ में हो सकती है। तो दोस्तों जो भी आपने पाठ निश्चित या निर्धारित किया था, जो भी शिक्षण कौशल के संदर्भ में वो शिक्षण कौशल आपने यूज किया, उन शिक्षण कौशलों के संदर्भ में हो सकती है। दोस्तों इसके पहले हमने आपको बताया कि जैसे कि आप अगर श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग कर रहे हैं तो श्यामपट्ट कौशल के जो भी घटक हैं उस घटक का प्रयोग आपने किया है कि नहीं किया है, इन सब चीज़ों के माध्यम से ही आपको ऑब्जर्वेशन में जो भी प्रतिपुष्टि मिलती है या जो भी आपको कमेंट मिलते हैं वो आप की कॉपी पर मेंशन हो जाते हैं। और कभी कभी आपको मौखिक रूप से भी आपके जो सहपाठी होते हैं, आपके जो शिक्षक होते हैं वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके शिक्षक जो भी कमेंट करते हैं आपके बारे में वो बिल्कुल सही और सटीक होता है कि वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी होती। तो बहुत सारी चीज़ें कभी कभी जब मुझे याद है कि जब मैं माइक्रो टीचिंग या ऐसे कुछ शिक्षण कार्य जब होते थे, तो जब हमारे जो सहपाठी होते थे, जो छात्राध्यापक छात्राध्यापिका होती थी, तो वो बिल्कुल सही सही कमेंट लिखते थे, बहुत ही अच्छे कमेंट होते थे। तो सर भी शॉक्ड होते थे कि इस तरह के कमेंट इसको क्यों मिलते हैं। तो कभी कभी वो खुद भी ऑब्जर्व करने चले आते थे, तो उन्हें भी ये रियलाइज होता था कि हाँ उसने बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्रेस किया, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया, क्लास को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज किया। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होंगी, आप भी इन सब चीज़ों को महसूस करते होंगे। आपने जब टीचिंग की होगी आपको भी इस तरह की कमेंट मिलते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा आपका 7 तक हो गया। आप देखते हैं हम यहाँ पर नंबर 8 पॉइंट पुनर्योजना। तो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर छात्राध्यापक अपने सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना को पुनः बनाता है। पुनः पाठ योजना के लिए छात्राध्यापक को 12 मिनट का समय दिया जाता है और इस सोपान को पुनर्योजना सत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर 12 मिनट का उसको समय मिलता है और जो भी उसने त्रुटियाँ की थी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका ने, उसको वो फिर से पाठ योजना के माध्यम से, नई पाठ योजना के माध्यम से वो फिर से अपने पाठ योजना को तैयार करता है और इस सोपान को क्या कहा जाता है, पुनर्योजना सत्र भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं नंबर 9 पर पुनः शिक्षण। पुनः शिक्षण में फिर वही शिक्षण का कार्य रिपीट होता है। फिर ऑब्जर्वर होते हैं वो आपको ऑब्जर्व करते हैं और इस टाइम आपको जो भी आपने त्रुटियां की थी उन त्रुटियों को आपको इम्प्रूव करने का मौका मिलता है कि इस बार आप वो सारी गलतियां नहीं करेंगे। तो इस कार्य के लिए 6 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें भी निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की व्याख्या पहले की तरह होती है। इसे पुनः शिक्षण सत्र भी कहा जाता है। तो जिस तरह से यहाँ इसके पहले जब शिक्षण कार्य हुआ था तो उसमें जो भी व्याख्या हुई थी उसी तरह से इसमें भी व्याख्या होगी और इस शिक्षण कार्य को पुनः शिक्षण सत्र भी कहा जाता है। और दोस्तों अब हम देखते हैं नंबर 10 पॉइंट पर पुनः पृष्ठ पोषण। तो दोस्तों जब शिक्षण कार्य समाप्त हो जाता है छात्राध्यापक के माध्यम से, तो 6 मिनट का जो शिक्षण कार्य है उसके बाद उनके सहयोगी छात्राध्यापक या फिर जो भी शिक्षक होते हैं जो उनका पर्यवेक्षण कर रहे होते हैं, जो उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो उनको परिणाम स्वरूप उनके जो भी आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। जो भी उनकी कमियां हुई रहती हैं या फिर जो भी उनके अच्छे कार्य होते हैं उनकी प्रशंसा एक तरह से की जाती है। कहीं ना कहीं उन्हें फीडबैक में अच्छे और खराब कमेंट दोनों मिलते हैं। कभी कभी उन्होंने अगर अच्छा किया है, जो उनकी कमियां थी उसको इम्प्रूव किया है, तो उस बार उन्हें अच्छे कमेंट सुनने को मिलते हैं। अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया, थोड़ी कमियां उनमें रही, तो उस कमियों को भी बताया जाता है। तो दोस्तों ये था पुनर्पृष्ठ पोषण, जिसमें फीडबैक के माध्यम से उनके जो भी अच्छे बुरे कमेंट हैं उन्हें बताया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा आज सूक्ष्म शिक्षण के चरणों की व्याख्या। तो सूक्ष्म शिक्षण आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।